देश के 14वें प्रधानमंत्री और लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे। वो 92 साल के थे। गुरुवार 26 दिसंबर को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। वहां पर डॉक्टरों ने उनके निधन की पुष्टि की। एक प्रोफेसर जो पहले ब्यूरोक्रेसी और फिर राजनीति में आए, उनके प्रधानमंत्री बनने की पूरी कहानी और उनसे जुड़े उन सारे किस्सों को समझेंगे जो ज्यादातर जनता नहीं जानती। डॉक्टर मनमोहन सिंह भले ही मुंह से कम बोलते थे, लेकिन उनका काम आज भी बोलता है। आज के इस वीडियो में हम आपको वो सारी चीजें बताएंगे जो आज तक आप लोग नहीं जानते डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए RIP यानी कि रेस्ट इन पीस जरूर लिखें, क्योंकि वो एक महानायक और महानेता थे। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। ये वीडियो आप जब एंड तक देख लोगे तो आपको वास्तविक सच्चाई पता चलेगी कि वास्तव में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के लिए क्या किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश परिहार। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म ब्रिटिश भारत में हुआ, जो अभी पाकिस्तान के हिस्से में आता है। वहां पंजाब के गाह गांव में 26 सितंबर 1932 को इनका जन्म हुआ। और जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो इनका पूरा का पूरा परिवार भारत में चला आया। मनमोहन सिंह ने पंजाब यूनिवर्सिटी से 1952 में इकोनॉमिक्स में बैचलर और 1954 में मास्टर्स डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह को संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक सलाहकार के रूप में 1966 में नियुक्त किया गया। और यह नियुक्ति उनको इस वजह से मिली क्योंकि जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में PhD कर रहे थे तो उनका जो शोध का विषय था वो था इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ। और उनका ये रिसर्च टॉपिक इतना प्रभावशाली था कि वैश्विक मंच पर उन्हें जाना जाने लगा। और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र की तरफ से 1966 में उन्हें आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्ति मिली। उसके बाद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्हें प्रोफेसर के लिए ऑफर दिया गया और ये ऑफर उन्होंने स्वीकार किया और वो अपने देश वापस आ गए और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर बन गए। मनमोहन सिंह का ब्यूरोक्रेटिक कैरियर तब शुरू हुआ जब ललित नारायण मिश्रा ने उन्हें कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर एक एडवाइजर के तौर पर नौकरी दी। उस नौकरी के बाद उनका ललित नारायण सिंह के साथ, जो उनके मंत्री थे कॉमर्स मिनिस्टर, उनके साथ बहस हुई और बहस के चलते उन्होंने कहा कि अगर मेरी ये चीजें नहीं मानी जाती हैं, मेरे ये पॉइंट्स हैं, उनको नहीं ध्यान में दिया जा रहा है, तो मैं अपने प्रोफेसर, जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर की जो नौकरी थी, मैं उसमें वापस चला जाता हूँ, मैं वहीं पर अपना काम कर लूंगा। ये बात पता चलती है इंदिरा गांधी के मुख्य सलाहकार को। जब उनको ये बात पता चलती है तो वो उन्हें वित्त मंत्रालय के अंदर आर्थिक सलाहकार के रूप में, मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्ति दे देते हैं। और इस तरह से मंत्री से बहस के बाद वापस मनमोहन सिंह का प्रमोशन ही होता है। मनमोहन सिंह 1970 से 1980 के दशक में भारत सरकार में अहम पदों पर रहे। 1972 से 1976 तक वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे। 1972 से 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर और 1985 से 1987 तक प्लानिंग कमीशन के मुखिया के रूप में इन्होंने काम किया। प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग। योजना आयोग जो होता है उसका काम होता है कि सरकार जो 5 साल के अंदर काम करेगी, जो पंचवर्षीय योजना सरकार की होगी, उस योजना को तैयार करना। ये बहुत ही अहम काम होता है कि सरकार किन किन चीजों पर कितना खर्च करेगी, कहां से पैसा आएगा, उन सारी चीजों का रख रखाव या उन चीजों की व्यवस्था करना या व्यवस्थित रूप से रखना, ये काम होता है योजना आयोग का। तो योजना आयोग के वो उपाध्यक्ष रहे थे और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। अब इस योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। पहले योजना आयोग के नाम से ये होता था, अब उसे बदलने के बाद नीति आयोग कर दिया गया है। दोनों का काम वही है कि जो काम योजना आयोग करता था वही काम नीति आयोग भी करता है। और अभी भी उसका जो चीफ यानी कि अध्यक्ष होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे उस समय मनमोहन सिंह से जुड़ा एक किस्सा है कि जब 1985 से 1990 तक
राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। उसी समय पे मनमोहन सिंह योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर उन्होंने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया जिसमें उन्होंने गांव और गरीब लोगों पर फोकस किया। और एक मीटिंग में जब ये प्रेजेंटेशन दिखाया गया तो वहां पर राजीव गांधी जो थे वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं मनमोहन सिंह से, और वो इस वजह से हो जाते हैं कि मनमोहन सिंह ने गांव और गरीब लोगों के डेवलपमेंट की बात कही। वहीं पर राजीव गांधी का जो विजन था वो शहरी विकास की तरफ था। वो बड़े बड़े हाईवे और बड़े बड़े मॉल्स बनाना चाहते थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री के सामने उनके उपाध्यक्ष यानी योजना आयोग के उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह ने प्रेजेंटेशन दिया तो वो गुस्सा भी हुए और उन्होंने मनमोहन सिंह को डांटा और पूरी की पूरी मीटिंग के अंदर उनकी एक तरह से बेइज्जती कर दी। अगले दिन जब पत्रकारों से बात हुई तो पत्रकारों से बात करते हुए राजीव गांधी से पूछा गया कि योजना आयोग के बारे में उनकी क्या राय है। तो राजीव गांधी ने कहा कि वो एक जोकरों का समूह है, वो किसी काम के नहीं है। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव जीसी सोमैया उस समय योजना आयोग के सदस्य थे। वो अपनी बायोग्राफी द ऑनेस्ट ऑलवेज स्टैंड अलोन में लिखते हैं, मैं मनमोहन के साथ ही बैठा था। अपमान के बाद उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया था। मैंने कहा कि आप जल्दबाजी में इस्तीफा देंगे तो देश का नुकसान होगा। अपमान का घूंट पीकर भी मनमोहन पद पर बने रहे। फिर आया साल 1991 यानी कि भारत के लिए आर्थिक संकट का दौर। उस समय भारत ही नहीं पूरी की पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी संकट में थी, क्योंकि उस समय स्टार्ट हुआ था गल्फ वार। उसमें अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था और ये एक ऐसा युद्ध था जिसे टीवी पर दिखाया गया। इस युद्ध के बाद भारत में तेल की भारी कमी हो गई थी। नतीजा ये हुआ कि क्रूड ऑयल जो होता है उसका प्राइस आसमान छूने लगा और भारत भारी इकोनॉमी क्राइसिस का सामना कर रहा था। और ये संकट इतना गहरा हो गया था कि भारत को जो अपना रिजर्व सोना होता है उसे भी बाहर गिरवी रखना पड़ा, वो भी चोरी छिपे। केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी और जून 1991 में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री चुना गया। उसके बाद जुलाई महीने में ही जो रुपए की कीमत थी वो लुढ़क गई। वो सिर्फ लुढ़की ही नहीं, लौट गई, यानी कि 18% तक की गिरावट आ गई रुपए की कीमत में। उसके बाद मनमोहन सिंह ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा सौंपा नरसिम्हा राव जी को, लेकिन नरसिम्हा राव ने इस इस्तीफे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उस साल का बजट मनमोहन सिंह ने पेश किया। राव की बायोग्राफी द मैन हू रीमेड इंडिया में विनय सीतापति बताते हैं कि जब मनमोहन सिंह ने पहला ड्राफ्ट तैयार किया बजट का, उससे जो हमारे नरसिम्हा राव जी थे वो खुश नहीं हुए और उन्होंने उसको दोबारा बनाने के लिए किया। उसके बाद मनमोहन सिंह ने दूसरा ड्राफ्ट तैयार किया और 24 जुलाई को बजट भाषण दिया मनमोहन सिंह ने। इस बजट में कुछ बड़े फैसले किए गए। आयात शुल्क को 300% से घटाकर 50% कर दिया गया। सीमा शुल्क को 220% से घटाकर 150% कर दिया गया। आयात के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रावधान भी इस बजट में था। बजट में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात की गई। इस बजट को उनके समर्थक और आलोचक दोनों ही सराहते हैं, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। सरकार के सभी लोग इससे संतुष्ट नहीं थे, यानी कि खुद प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव भी इससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। लेकिन जब मनमोहन सिंह ने उनको भरोसा दिलाया कि ये बेस्ट बजट है, उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ये बजट सफल रहा तो इसका क्रेडिट हम सब लोग मिलकर लेंगे, लेकिन अगर ये बजट असफल रहा तो इसका पूरा पूरा ठीकरा हम तुम्हारे सर पे मर देंगे। इसके अलावा विपक्ष ने भी संसद में खूब बवाल काटा, लेकिन इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए मनमोहन सिंह का जो बजट था उसने कमाल कर दिया। 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था थी $266 बिलियन की और अगले ही 30 सालों में इसने $4 ट्रिलियन के आंकड़े छू लिए। और अर्थशास्त्री इतिहास को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक 1991 से पहले का भारत और एक 1991 के बाद का भारत। और इसके बाद केवल और केवल अर्थशास्त्री ही नहीं, आम जनता को भी खूब फायदा मिला और आम जनता भी इससे बहुत खुश थी। कुख्यात लाइसेंस राज खत्म हो गया। लाइसेंस राज क्या था कि जो भी कोई आदमी व्यापार करना चाहता है या कोई अपनी दुकान खोलना चाहता है, कोई भी छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, उसके लिए लाइसेंस बनवाना जरूरी होता था, क्योंकि सरकार का हर एक व्यापार में हस्तक्षेप होता था। और इसके चलते करप्शन भी बढ़ने लगा, क्योंकि जब लाइसेंस बनवाने के लिए कोई इंसान जाता था तो उससे घूस मांगी जाती थी। तो इन सारी व्यवस्थाओं की वजह से देश की जो इकोनॉमी थी वो डगमगा गई और इस लाइसेंस राज को खत्म करते ही सारी चीजें अपने आप अच्छे से चलने लगी। केवल टीवी आया, फोन का इस्तेमाल आम हो गया, प्राइवेट बैंक खुले, जेट एयरवेज और सहारा एयरलाइंस के आने से आम आदमी हवाई उड़ान के बारे में कम से कम सोच सकता था। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सबसे अधिक सीटें मिली। एनडीए का कार्यकाल खत्म हुआ और यूपीए का गठन हुआ।
उस समय कांग्रेस की अध्यक्ष थी सोनिया गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस चाहती थी कि सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री बने, लेकिन बीजेपी ने इसका विरोध किया। सुषमा स्वराज ने तो यहां तक कह दिया कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो अपना मुंडन करा लेंगी और अपने सांसदीय पद से इस्तीफा दे देंगी। जब इतना विरोध हुआ तो सोनिया गांधी के जो बेटे थे राहुल गांधी, वो भी नहीं चाहते थे कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उससे पहले इंदिरा गांधी की भी हत्या कर दी गई थी और उनके जो पिता थे राजीव गांधी, उनकी भी हत्या कर दी थी। तो उनको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी मां सोनिया गांधी की भी हत्या कर दी जाए। तो उन्होंने सोनिया गांधी जी से साफ साफ इनकार कर दिया कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी। उसके बाद सोनिया गांधी को अपनी ही पार्टी से कोई एक ऐसा नेता चाहिए था जो उनके इशारों पे काम कर सके, और फिर उन्होंने 2004 में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। और जैसे ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने मनमोहन सिंह, तो जो उस समय के राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने उन्हें शपथ दिलाई और कार्यकाल शुरू हुआ मनमोहन सिंह सरकार का। अर्थव्यवस्था की नीति में सुधार लाने वाले मनमोहन सिंह अब विदेशी नीति में काम में लग गए। उनका मुख्य टारगेट ये था कि वो भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उन्हें सही करें, और उसके लिए वो चाहते थे कि भारत और अमेरिका के बीच में असैन्य परमाणु समझौता हो। हुआ ये था कि जब पोखरण में परमाणु परीक्षण किए गए, उसके बाद अमेरिका और अमेरिका जैसे तमाम देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, और उन आर्थिक प्रतिबंधों के साथ साथ भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में पूरे के पूरे विश्व में किसी ने भी स्वीकार नहीं किया था। उनके इस अथक प्रयास की वजह से 2008 में भारत और अमेरिका के बीच में परमाणु समझौता संपन्न हुआ। इसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को घेर लिया जाता है, और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को घेरा जाता है तो उस समय के राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सामने एक अविश्वास प्रस्ताव रखा गया कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है उनके पास बहुमत ही नहीं है तो वो प्रधानमंत्री पद पर कैसे रह सकते हैं। जब ये चीजें हुई तो उनको बहुमत पेश करना था संसद के अंदर। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और मनमोहन सिंह, इन दोनों ने मुलाकात की अटल बिहारी वाजपेयी जी से, और अटल बिहारी वाजपेयी और ऐसे ही कुछ दल, उन दलों को समझाया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कि ये जो परमाणु समझौता है वो हमारे देश के लिए कितना जरूरी है। और देश के हितों वाले जो लोग थे उन्होंने समर्थन किया डॉक्टर मनमोहन सिंह का, और जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहुमत हुआ तो उस बहुमत में जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी वो जीत गई 275-256 के मतों से। जैसे ही ये जीत हुई तो डॉक्टर मनमोहन सिंह फिर से प्रधानमंत्री बन गए। और परमाणु समझौते को लेकर जो हमारे मनमोहन सिंह थे उनका जो कड़ा रुख था, उसके चलते ही अमेरिका और भारत के जो संबंध थे वो काफी घनिष्ठ हो गए। उन्होंने भारत को परमाणु के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान दिलाया, और उसके बाद 2008 की जो मंदी आई उसमें जो मनमोहन सिंह ने जिस तरह से देश को संभाला, उसके बाद जनता ने उन्हें इनाम दिया, और इनाम ये था कि वो दोबारा जब 2009 में चुनाव हुआ तो दोबारा वो चुनकर प्रधानमंत्री पद के रूप में वापस आए। और ये इसलिए भी हुआ क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह वो व्यक्ति थे जो अपने नेताओं के द्वारा ही अगर कोई पुरानी नीति बनाई गई है और वो नीति सही नहीं है तो वो उसकी आलोचना करने में कोई भी संकोच नहीं करते थे। और मनमोहन सिंह की सरकार के समय पर ही शेयर बाजार में भी काफी उछाल आया, और ये उछाल इस वजह से भी आया कि उन्होंने सेबी की स्थापना की, और सेबी एक ऐसी संस्था थी जो निवेशकों के हितों का ध्यान रखती थी। और मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम पर जो जीडीपी दर थी वो अधिकांश समय पर 8.5% के आसपास बनी रही, लेकिन 2G राष्ट्रमंडल खेल और कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले ने उनके रास्तों को मुश्किल बनाया। इसके अलावा मनमोहन सिंह को राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम, नरेगा, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई, आधार योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और किसान कर्ज माफी के लिए भी जाना जाता है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के कई सालों बाद भी दुनिया भर की नजर भारत के बाजारों पर है। भारत दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं का प्रमुख केंद्र बन गया है। अपने विरोधियों से मौन मोहन नाम पाने वाले मनमोहन सिंह अपने बारे में एक ईमानदार विचार रखते थे। प्रधानमंत्री पद छोड़ने से कुछ महीने पहले उन्होंने जनवरी 2014 में अपने बारे में कहा, मैं नहीं मानता कि मैं एक कमजोर प्रधानमंत्री रहा हूं। मैं ईमानदारी से मानता हूं कि इतिहास मेरे प्रति मीडिया या विपक्ष की तुलना में अधिक दयालु होगा। राजनीतिक मजबूरियों को देखते हुए मैंने वो सर्वश्रेष्ठ किया है जो मैं कर सकता था। तो दोस्तों, ये थे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिन्होंने देश हित में जो भी काम किया वो सब देश हित में किया, देश के लिए किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और डॉक्टर मनमोहन सिंह अब नहीं रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए ये काम, उनके द्वारा किए गए ये बदलाव, और उनको इतिहास वास्तव में हमेशा याद रखेगा। वो एक ईमानदार नेता थे, उन्होंने देश के हित में काम किया,
और अगर देश के हित में उन्हें कोई हट भी करना पड़ा तो वो उन्होंने किया। नमस्कार।